ये कहानी है मनोज और उसके परिवार की। उसके परिवार में उसके बूढ़े पिताजी, माताजी, उसकी पत्नी संगीता और एक 4 वर्ष का बेटा प्रिंस था। गांव में पुश्तैनी जमीन का जब बंटवारा हुआ तो उसके पिताजी को बहुत ही कम जमीन मिली, जिसमें उन लोगों का गुजारा भी ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा था। आए दिन घर में झगड़े बढ़ते जा रहे थे। घर की कलह से दूर सुकून की जिंदगी बिताने मनोज अपने परिवार के साथ दिल्ली आ गया। दिल्ली आए उसे अभी केवल 2 वर्ष ही हुए थे। वो एक दुकान के सामने फल की रेहड़ी लगाता था। फल ले लो, फल, मीठे मीठे फल, मीठे मीठे फल, आपके लिए ताजे ताजे फल। अरे चुन्नू के लिए ले जाओ, मुन्नू के लिए ले जाओ। अरे आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, आपकी अपनी दुकान है। दे दो भैया, 1 किलो सेब दे दो। क्या भाव दिए हैं सेब? अरे बाबूजी, सेब 100 रुपए किलो है बस। क्या, 100 रुपए किलो? अरे बाप रे, फलों में तो जैसे आग लगी है। क्या करूं बाबूजी, महंगाई का जमाना है। मुझे तो फल बाजार से 90 रुपए किलो में मिलता है। आप ही बताइए, किलो पर 10 रुपए नहीं कमाऊंगा तो अपने बच्चे कैसे पालूंगा? आप ही बताइए। हाँ भाई, ठीक कह रहे हो बाबूजी, काम तो मंदा हो गया है। ले लो, आप कितने किलो लेंगे? दे दो, 2 किलो दे दो। अच्छा बाबूजी। और मनोज भाई सुनाओ, कैसा चल रहा है सब कुछ? धंधा मंदा चल रहा राजू भाई। हाँ भाई, सही कह रहे हो। इस कोरोना बीमारी के कारण मेरी आइसक्रीम भी इन दिनों नहीं बिक रही है। गर्मी का समय है, लेकिन इस कोरोना बीमारी के कारण आइसक्रीम से लोग दूर भाग रहे हैं। कहते हैं इससे कोरोना बढ़ता है। अब कई बार तो पुलिस वालों ने मुझे रोका था भाई, और आइसक्रीम लगाने को मना कर दिया था। इस समय पिछले साल तो सब कुछ ठीक था भाई, लेकिन पिछले साल के लॉकडाउन ने अभी तक उबरने का मौका भी नहीं दिया है। हाँ भाई, एकदम सही कह रहे हो, अपना भी यही हाल है। मनोज भाई, मैंने सुना है फिर लॉकडाउन लगने वाला है। क्या कह रहे हो भाई, फिर से? अरे नहीं नहीं, अरे भाई, अगर फिर से लॉकडाउन लगा तो मैं तो तबाह हो जाऊंगा। मेरे ऊपर तो काफी कर्जा हो गया है, मेरा पूरा परिवार भूखों मर जाएगा। अभी गांव से आए 2 ही साल तो हुए हैं, कई लोगों का कर्जा चढ़ गया है मेरे ऊपर। हाँ भाई, कर्जा तो मेरे ऊपर भी चढ़ा है 5,000 रुपए का। अगर लॉकडाउन लगा तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे भाई। तो फिर क्या सोचा है इस बारे में, क्या करोगे? कोई और धंधा? कहाँ भाई, लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो जाएगा, बस जरूरी सामान वाली दुकानें ही खुलेंगी। और मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है कि मैं आइसक्रीम की रेहड़ी छोड़कर कोई और काम लगा पाऊं भाई। मेरे पास एक आइडिया है राजू भाई, अगर तुम कहो तो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। देखो भाई, हम दोनों के पास इतने पैसे तो नहीं है कि हम अपना अलग कोई धंधा चला सके, है कि नहीं? सो तो है, तो फिर क्या सोचा है तुमने? लॉकडाउन से पहले अगर हम लोग अपने अपने घर को चले और मिलकर एक साथ रहें तो इस लॉकडाउन में कुछ सोच भी सकते हैं। दोनों भाई मिलकर एक परचून की दुकान खोलते हैं, जिसमें आटा, चावल, दाल और अन्य दैनिक जरूरी सामान की चीजें होंगी। बोलो क्या कहते हो? बात तो तुम्हारी ठीक है मनोज भाई, लेकिन अभी तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कोई धंधा कर पाऊं। मैं साथ दूंगा ना, नहीं तो मुझे फिर अपने घर जाना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, चलो काम पर लगते हैं। फिर वे दोनों मिलकर एक परचून की दुकान खोलते हैं, जिसे कुछ लोग किराना की दुकान या किराना स्टोर कहते हैं। तभी अचानक सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी और अगले ही दिन कोरोना प्रोटोकॉल भी लागू कर दिया गया, जिसमें चेहरे पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया। नाक और मुंह पूरी तरह ढका होना चाहिए, नहीं तो इसके उल्लंघन करने पर आर्थिक जुर्माने का प्रावधान किया गया। रात में कर्फ्यू लगा दिया गया, लोगों को रातों में निकलना मना हो गया।
हालांकि जरूरी सेवाएं, जिनमें मेडिकल, सुरक्षा आदि सेवाएं जारी रहीं। लॉकडाउन के अगले दिन से ही बार बार कोरोना के खतरे के बारे में लोगों को बताया गया। लोग अपने घर से ना निकलें, वे तभी सुरक्षित रहेंगे, बताया गया। लोगों को समाचार के माध्यम से इन जानकारियों को बताया गया। जब सब तरह की दुकानें बंद हो गईं, लेकिन परचून की दुकान, जिसमें रोजमर्रा की चीजें मिलती हैं, उन्हें निर्धारित समय के लिए खोलने की सरकार ने इजाजत दे दी थी। अब राजू और मनोज दोनों मिलकर दुकान चला रहे थे। तभी किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आ जाने से मनोज कोरोना पॉजिटिव हो गया। इस बात की सूचना उसे कोरोना टेस्ट कराने पर पता चली, जिसमें उसका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। मनोज की कोरोना होने की बात जब राजू और उसके परिवार को पता चली, तो उसके परिवार ने राजू को वहां जाने से मना कर दिया और फोन करके मनोज को कह दिया, भाई अपना ख्याल रखो और मैं अब आपके साथ काम अभी नहीं कर सकता। जब आप ठीक हो जाना तो बताना। अभी मैं अपने परिवार के साथ अपने गांव वापस जा रहा हूँ। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर आऊंगा। ठीक है भाई, जाओ, और तुम भी अपना ख्याल रखना। भगवान ने चाहा तो हम दोनों फिर मिलेंगे। अब उनकी परचून की दुकान भी बंद हो गई। एक ऐसी स्थिति में जब मनोज को एक सच्चे मित्र की जरूरत थी, राजू ने उसका साथ छोड़ दिया। हालांकि मनोज को कोरोना का शुरुआती चरण था। धीरे धीरे वो कोरोना के अगले चरण का शिकार हो जाता है। मनोज को अपना इलाज घर पर ही रहकर करने लगा। उसे अब ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत होने लगी। वो खांसते खांसते अपने रिश्तेदारों से इस बारे में बताता है, भैया मुझे कोरोना हो गया है। अब मेरे पास कोई भी नहीं है मेरी देखभाल करने वाला। क्या आप आ सकते हैं मेरी देखभाल के लिए, या किसी को भेज दो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे मैं कल ही तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, ठीक है? अब चिंता ना करना। हाँ, बस मेरा इंतजार करना है। धन्यवाद भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुसीबत की घड़ी में आप मेरा साथ देने को तैयार हैं, लेकिन कुछ तो अपनी जान की चिंता कर मुझे ऐसी स्थिति में अकेला छोड़कर चले गए। अगली सुबह मनोज का रिश्तेदार उसके घर पहुंच जाता है और मनोज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रबंध करने में लग जाता है, लेकिन उसे सिलेंडर मिलने में देर हो रही थी। इधर मनोज को समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों से पता चला कि सिलेंडर मिलने में लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। यहां तक कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर 5,000 रुपए का था, वो ब्लैक में 10,000 से 35,000 रुपए का मिल रहा है और बिना सिलेंडर के कई लोगों की मौत हो रही है। दिन प्रतिदिन सरकारी अस्पताल से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना पेशेंट की लाइन लगी है। फिर भी सरकार ने इन कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कसने के लिए जांच के आदेश दिए थे। फिर भी इन खबरों को सुनकर मनोज विचलित हो जाता है, लेकिन उसका रिश्तेदार उसे ढांढस बंधाता है और उससे कहता है, अरे आप चिंता मत कीजिए, है जब तक मैं हूँ आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा, ठीक है? आपको कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? ईश्वर पर भरोसा रखो, ठीक है? मनोज का रिश्तेदार मन ही मन में कहता है। अब मनोज को कुछ समय में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला तो हो सकता है वो मर जाए। ये बात उसके रिश्तेदार को अच्छी तरह से पता थी। अतः बहुत प्रयास करने के बाद मनोज के रिश्तेदार ने उसके लिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रबंध कर ही दिया, जिसे उसने ब्लैक में खरीदा था। धीरे धीरे मनोज की टूटती सांस को जान मिल गई। इस बात की सूचना जब उनके पड़ोसियों को चली तो वे उससे इस तरह का व्यवहार करने लगे मानो उसने कोई भयंकर अपराध कर दिया है। हर कोई उससे दूर होने लगा, यहां तक कि उसे दूध सब्जी देने वाला भी अब उसके घर नहीं आता था। हे ईश्वर, क्या है ये दुनिया है? जब मुझे कोरोना नहीं हुआ था तो सब मुझसे मिलते थे, मुझे रोजाना नमस्कार करते थे। लेकिन ईश्वर, कुछ गलती तो मैंने भी की। 2 गज की दूरी का ध्यान नहीं रखा और न ही सैनिटाइजर का प्रयोग किया। अगर मैं लोगों से बात करते समय अपने चेहरे पर मास्क पहनता तो शायद मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता।
इधर राजू रेलवे स्टेशन पहुंचा और ट्रेन पकड़कर गांव चला गया। गांव में भी कोरोना संक्रमण पूरी तरह फैल चुका था। वहां स्टेशन पर उतरते ही उसे और उसके परिवार को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन करने के लिए कहा गया। पुलिस वालों ने उससे तरह तरह के सवाल पूछे। कहां से आए हो? कोरोना का टेस्ट क्यों नहीं करा के आए? कहां जाना है? घर में और किसी को कोई खांसी बुखार तो नहीं है ना? अच्छा ये बताओ कि इस लॉकडाउन में घर से क्यों चले हो तुम? कोई जरूरी कारण बताओ। इससे तो अच्छा होता कि हम दिल्ली में ही रहते। घर से क्या निकले जैसे कोई अपराध किया हो हमने। फिर सारी पूछताछ पूरी होने के बाद राजू और उसके परिवार को छोड़ दिया गया और पुलिस वाले ने ये सलाह देते हुए उससे कहा, देखिए, गांव से अब इतनी जल्दी फिर से शहर के लिए नहीं आ सकते आप लोग, ठीक है ना? क्योंकि कोरोना बढ़ता जा रहा है, इसलिए घर पर ही रहना और किसी सामाजिक कार्यक्रम में कहीं भी आना जाना मत, ठीक है? नहीं तो ये उनके और उनके परिवार के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। उनकी बातें सुनकर राजू और उसके परिवार ने हामी भरी और घर चल दिए। इधर कुछ दिन बाद पता चला कि मनोज की तबीयत भी ठीक हो गई थी। उसने कुछ दिनों बाद कि राजू को इस बात की सूचना दी। तो आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।